साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों आज जो हमारी ये क्लास है, क्लास 12th के समाधान बैच की क्लास नंबर 16वीं है। और आज की क्लास में हम लोग प्रायिकता जो हम पढ़ रहे थे उसकी लास्ट क्लास में मैंने आपको 13.3 प्रश्नावली के क्वेश्चन कराए थे। बेस्ड थ्योरम के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो हमने किया था। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की जो साथियों हमारी क्लास है ना, इसमें हम लोग करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के जो विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन है ना वो करने वाले हैं। विविध प्रश्नावली में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं और विविध प्रश्नावली से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि विविध प्रश्नावली से सवाल एग्जाम में नहीं आते। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज के इस क्लास में हम लोग विविध प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलिए साथियों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं हम लोग कि कैसे क्वेश्चंस दिए हुए विविध प्रश्नावली में और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि सर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, फाइंड पी बी बाय ए इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। सेकेंड क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी इस प्रकार घटनाएं हैं कि पी ए नॉट इक्वल टू जीरो है, पी बी बाय ए ज्ञात कीजिए। यानी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है कि इवेंट ए हो चुका है तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी। यदि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है और ए इंटरसेक्शन बी कितना है 5 है। तो देखिए एक्चुअल में आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो आप कहेंगे सर हमको फाइंड आउट करना है पी बी बाय ए, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है। और आपको और क्या दिए, तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम है कि सर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है और इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, मुझे इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन में आप कहेंगे कि सर ए है ना बी का सबसेट है, ए बी का उपसमुच्चय है। अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए के सारे एलिमेंट बी में है। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है, देखो ए बी का सबसेट है ना। इस बात का जानते हैं साथियों क्या मतलब होता है? इस बात का मतलब होता है कि जैसे एक हमने ये बनाया ए, ठीक है, एक मैंने बनाया सर्कल और ये मैंने कहा कि ये सर्कल जो है ना वो ए है। अब मैं कलर कुछ और ले लेता हूँ। ठीक है, ये दो सर्कल है तो ये जो है ना वो साथियों ए है और ये बी है। ए बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है। तो आप यहाँ से तुरंत कहोगे कि सर ए बी का अगर सबसेट है, ये सिचुएशन है, तो आपसे कोई बोले कि दोनों में कॉमन बताओ तो आपको सर कॉमन यही होगा पूरा। यानी अगर आपको कहा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू बताओ तो आप तुरंत कहेंगे कि सर ये ए होगा। और अगर ये इसकी वैल्यू ए होगा तो मेरे भाई ए इंटरसेक्शन बी की फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सर इसकी प्रोबेबिलिटी इसी की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगी, माने पी ए के इक्वल होगी। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। और ये समझ में आ गया तो आपसे जो पूछा गया था क्वेश्चन में वो पूछा गया पी ऑफ बी बाय ए। पी ऑफ बी बाय ए का फॉर्मूला क्या होता है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको दिया हुआ है पी ए, तो आप यहाँ लिख देंगे पी ए अपॉन पी ए। और ये पी ए कैंसिल हो गया दोनों, तो आंसर कितना आ गया आपका 1। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर था 1 कि सर पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 आ गया है ना। अब आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 है। इंटरसेक्शन 5 होने का मतलब ये हुआ कि ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट है मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। यानी आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, तो आप कहेंगे सर 0 होगा। और अगर इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, की प्रायिकता हो जाएगी 0। अब आपसे पूछा गया था पी ऑफ बी बाय ए। तो पी ऑफ बी बाय ए का फॉर्मूला आप जानते हैं कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। रख दीजिए इसकी वैल्यू तुरंत। अब यहाँ पे तो आप यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो फाइनली सॉल्व होकर आंसर आपका 0 आएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो पहला क्वेश्चन बहुत आराम से हमने बहुत आसानी से बना लिया और आपको समझ में भी आ गया। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन।
तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक कपल हैज 2 चिल्ड्रन। तो जैसे ही आपसे बोला गया कि एक दंपत्ति के 2 बच्चे हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या ख्याल आना चाहिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि किसी एक्स और वाई पर मतलब दंपत्ति है, पेरेंट्स है, उनके 2 बच्चे हैं, तो आपके दिमाग में क्या ख्याल है कि वो दोनों बच्चे क्या हो सकते हैं। अगर आपको ना बोला जाए तो आप क्या क्या पॉसिबिलिटीज बताओगे। आपके दिमाग में होगा कि सर वो दोनों बच्चे हो सकता है बॉयज हो सकता है कि सर बड़ा बच्चा बॉयज हो, छोटा बच्चा गर्ल्स हो सकता है कि बड़ा बच्चा गर्ल्स हो, छोटा बच्चा बॉयज हो, या सर हो सकता है दोनों के दोनों गर्ल्स हो। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी। तो वो सारा जो फर्स्ट लाइन थे ना, उसी से साथियों हमने सैंपल स्पेस बना लिया। जो हमारा सैंपल स्पेस एस है ना, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, सारी पॉसिबिलिटीज को लिखो। तो आपको हो सकता है बड़ा बॉयज हो, छोटा भी बॉयज हो सकता है बड़ा बॉयज छोटे गर्ल्स हो, या ये भी पॉसिबल है कि बड़ी गर्ल्स हो, छोटा बॉयज हो, या फिर ये हो सकता है कि सर दोनों के दोनों गर्ल्स हो जाए, छोटी भी गर्ल्स बड़ी भी गर्ल्स। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज है। यानी सैंपल स्पेस में जो साथियों नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो होंगे 4। अब पढ़िए आगे क्वेश्चन में, कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल। यानी इस बात की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इफ इट इज नोन दैट, तो ये इवेंट गिवन है, क्या गिवन है, एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। ये दिया गया है या यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। तो क्या आप मेरी बात समझ गए कि सर ये जो लाइन है ना, जिसको आपने बॉक्स में बंद किया, ये इवेंट तो दिया हुआ है और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो इन दोनों को अलग अलग इवेंट आप मान लीजिए। तो मैंने क्या लिखा, फर्स्ट इवेंट ए मान लिया मैंने। चलो इस फर्स्ट इवेंट है हमारा लेट ए। ए में हमने किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बोथ चिल्ड्रन आर मेल। लिख देते हैं कि बोथ चिल्ड्रन आर मेल, दोनों बच्चे लड़के हैं। और ये इवेंट हो चुका है, जो गिवन है वो इवेंट क्या है, इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। तो ये इवेंट तो हो चुका है, एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। ये इवेंट आपको पता है। तो मेरे भाई आप मुझे एक बात बताओ कि आप कहोगे कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि हमको है ना, ये इवेंट बी तो गिवन है, तो जो इवेंट गिवन है उसको सर नीचे लिखना है और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है वो ऊपर। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब इसका फॉर्मूला आपको मालूम है कि सर दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर और बी की प्रोबेबिलिटी नीचे। तो मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा, तो वो जो चीजें निकालनी है मैं उसको लिख रहा हूँ। देखिए, जैसे मैं ए इवेंट की बात करूं तो ए इवेंट में क्या क्या आ सकता है कि सर ए इवेंट में क्या क्या हो सकता है, बोथ आर चिल्ड्रन। तो बोथ चिल्ड्रन आर मेल, तो ये केवल एक ही कंडीशन है ये। तो ये कंडीशन है, तो मतलब इसमें क्या क्या आ सकता है, बॉय एंड बॉय, बॉय एंड बॉय। और इसमें बोला हुआ एटलीस्ट वन ऑफ देम चिल्ड्रन आर मेल, कम से कम एक बच्चा लड़का है। कम से कम एक लड़का होने का मतलब ये हुआ कि एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, और बच्चे 2 हैं तो 2 ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक बच्चा कि सर एक तो एक लड़का, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सिर्फ ये नहीं होगा, दोनों गर्ल्स वाला नहीं होगा। कम से कम एक बच्चा क्या होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। तो इस बी इवेंट के अंदर जो हमारे पास आंसर आएंगे ना साथियों, वो उसमें आएगा कि सर दोनों बॉयज, ठीक है, या फिर बड़ी गर्ल्स छोटा बॉयज, या फिर बड़ा बॉयज छोटा गर्ल्स। इसके अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो दोनों के इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, दोनों का जरा इंटरसेक्शन ले लो। तो आप कहोगे सर दोनों के इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो इन दोनों में कॉमन। तो आप देख रहे हो कॉमन, सर यही एलिमेंट कॉमन है, तो कॉमन हो गया बी। तो अब बात करते हैं इसके प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा पी ए बाय बी निकालने का। सर पी ए बाय बी का फॉर्मूला होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब पी ए इंटरसेक्शन पी बी का फॉर्मूला, तो दोनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, सर एक एलिमेंट आ रहा है, ये पूरा एक एलिमेंट है, और टोटल कितने थे, 4।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर 1/4। इसी तरह से बी पीबी इवेंट, तो बी इवेंट में, बी इवेंट जो है ना हमारा वो कहाँ है, ये रहा। इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट, और टोटल कितने थे 4। तो फोर में से हमारे पास बी में कितने इवेंट आ रहे हैं सर 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई सर, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया सर, फाइनल आंसर हो गया 1/3। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है ना, कह रहा है कि दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़का है। दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है यदि यह ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़की है। मतलब ये हुआ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल। दोनों के लड़की होने की प्रायिकता, ये आपको फाइंड आउट करना है। और ये जो बॉक्स में बंद कर रहा हूं मैं, ये गिवन है। इफ इट इज नोन दैट, साफ साफ लिखा हुआ है कि गिवन है, द एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, मतलब बड़ी बच्ची लड़की है। आइए इसको अगले स्लाइड पे करते हैं। ठीक है सर। तो अगली स्लाइड पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारा जो है ना यहाँ तक का तो मैं रफ कर देता हूँ। सिंपल स्पेस तक को रख रहा हूँ मैं, बाकी सारे को रफ करके आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, तो इसको अलग अलग इवेंट नाम दे देते हैं अपन। चलिए अलग अलग इवेंट सर नाम दीजिए। मान लीजिए ये इवेंट जो हमारा है ना, इसको मैंने कुछ नाम दे दिया फर्स्ट। अब मैं इसको E1 E2 नाम देता हूँ, है ना। E1 इवेंट, क्योंकि ए भी हमने नाम दे दिया है। E1 इवेंट प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल। तो ये बात हमको मालूम है कि बोथ, ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल, बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल। अच्छा, कौन सा इवेंट गिवन है, इफ इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज फीमेल। तो ये इवेंट गिवन है आपको E2 कि एल्डर चाइल्ड इज फीमेल। ये इवेंट तो आपको गिवन है। अब मुझे बताओ, जो इवेंट गिवन है सर उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जो इवेंट गिवन है वो नीचे, और जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है वो ऊपर। तो अब इसमें आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा कि सर हमको एक तो इनके इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, एक जरूरत पड़ेगा P2 की प्रोबेबिलिटी। अब जरा बताओ E1 इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। E1 इवेंट में जो एलिमेंट आएंगे वो कौन से होंगे, बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल। दोनों बच्चों के फीमेल होने में कौन कौन सा आएगा कि सर एक यही आएगा, यही वो इवेंट है जिसमें दोनों बच्चे फीमेल है, मतलब G, इसी तरह अगर हम E2 इवेंट की बात करें कि सर E2 इवेंट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो अब की बार क्या बोला, एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, बड़ा बच्चा लड़की है। तो बड़ा फीमेल है तो एक तो ये आएगा और एक ये आएगा, बाकी इन दोनों में तो बड़ा बॉयज है। इसका मतलब GB और GG, ये एलिमेंट आएंगे। अब आपसे कहा गया दोनों का इंटरसेक्शन, तो बताओ भाई दोनों के इंटरसेक्शन की हमको जरूरत पड़ेगी, तो E1 इंटरसेक्शन E2 कितना होगा। आप तुरंत कहोगे कि सर E1 इंटरसेक्शन E2 जो है ना, दोनों का कॉमन, तो दोनों का कॉमन क्या आएगा, GG। ये हमने कॉमन ले लिया GG। अब ये कॉमन आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो मुझे अब फाइंड आउट करना है वो एक्चुअल में क्या है सर, मुझे आपको अब फाइंड आउट करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E2। E1/E2, तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है, अब लिखो इनकी वैल्यू। तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू इंटरसेक्शन E2, तो इसकी वैल्यू कितनी है कि सर एक एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट कितने हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 1/4 अपॉन PE2। तो E2 में कितने एलिमेंट है 2, और टोटल कितने थे हमारे पास सैंपल स्पेस में सर 4, तो 2/4। अब ये 4 से 4 आपको कैंसिल करना पड़ेगा, 4 से 4 जब आप कैंसिल करेंगे तो 4 कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से कि सर फाइनल आंसर हो गया 1/2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि आपको सेकंड क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आ गया होगा कि हाँ सर बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि सपोज दैट 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वोमेन हैव ग्रे हेयर। कह रहा है कि कल्पना कीजिए या मान लीजिए कि 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफेद हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए ग्रे हेयर्ड
पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम। एक सफेद बालों वाले व्यक्ति को यादृच्छिया चुना गया है। ठीक बात है सर। अब आगे बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल। तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता क्या है, ये आपसे पूछा गया है। मेल होने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। एज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल। मेल और फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो सेम है, और एक ग्रे हेयर पर्सन को सेलेक्ट किया गया है। देखिए क्वेश्चन में जो है ना ये इवेंट दिया हुआ है जो मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं। देखिए ये लिखा हुआ है ना साफ साफ कि एक ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सेलेक्टेड। तो देखिए ये इवेंट तो हो चुका है कि हाँ सर ये इवेंट हो चुका है कि एक सफेद बालों वाले व्यक्ति को चुना गया, यादृच्छिक रूप से चुना गया है। तो ये इवेंट तो गिवन है कि सर ये इवेंट अगर गिवन है तो इसका मतलब ये हुआ कि तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है कि ये इवेंट गिवन है और उस मतलब जो व्यक्ति आपने चुना है ना, कुल मिला के कहानी ये है कि महिला और पुरुष है, उनमें उनके जो बाल है वो सफेद है, ग्रे हेयर्ड है। ठीक है, तो उसमें से कह रहा है कि एक पर्सन को सेलेक्ट किया गया जिसके ग्रे हेयर है। आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो मेल है, नहीं सॉरी फीमेल है, फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो आपको समझ में आ रहा है कि सर दो से ज्यादा इवेंट है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसा फील आ रहा है, इसका मतलब ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन होगा। तो जो इवेंट हो चुका है उसको कुछ मान लीजिए आप, ए मान लीजिए, ई मान लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है। चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहा हूँ, इवेंट्स मान रहा हूँ। लेट, अच्छा एक चीज और मैं इसमें अंडरलाइन करवा देता हूँ आपको ताकि ध्यान रहेगा कि सर ये क्या आपने अंडरलाइन करा। देखिए लिखा हुआ है ना, एज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल फीमेल। मेल फीमेल की संख्या है ना, ये मान के चलिएगा कि सेम है। तो इसमें जो काम काम के पॉइंट था हमने उसको अंडरलाइन कर रखा है ना। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए हिंदी मीडियम में ये मान ले कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है, समान है। इसकी जरूरत पड़ेगी हमको प्रोबेबिलिटी निकालते समय। तो इस सारी बातों को हमने अंडरलाइन कर लिया। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में साथियों यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। लेट, इवेंट जो हो चुका है पहले उसको मान लो, आप ए मान लो, ई मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने ए मान लिया। अब जो इवेंट हो चुका है वो मैंने देखिए आपके सामने पिंक कलर में दे रखा है, इस ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सेलेक्टेड। ए ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सेलेक्टेड। ये इवेंट हो चुका है, एक सफेद बालों वाले व्यक्ति को चुना गया है, एक सफेद बालों वाले व्यक्ति को चुना गया है, ये बात हो चुका है। अब बाकी जो इवेंट बचे वो क्या होगा कि सर जो ग्रे हेड पर्सन आपने सेलेक्ट किया है वो हो सकता है मेल हो सकता है फीमेल हो, तो उनको E1 E2 इवेंट नाम दे दो आप। सर मैंने उनको है ना E1 E2 बोला, E1 E2। तो क्या लिखेंगे, सेलेक्टेड पर्सन इज मेल, सेलेक्टेड पर्सन इज मेल, selected person is female। ये हमारे पास गिवन है। अब आपको किस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि सर ये इवेंट तो हो चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इवेंट हो चुका है सर वो नीचे, उसके फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी याद करनी है, यानी महिला होने की प्रोबेबिलिटी याद करनी है, यानी E2। तो जो साथी हमारे हिंदी मीडियम के उनको बताऊं कि इसका मतलब है ये इवेंट हो चुका है, एक सफेद बालों वाले व्यक्ति को चुना गया, E1 इवेंट चुना गया व्यक्ति पुरुष है, E2 इवेंट चुना गया व्यक्ति महिला है। अब आपको ये इवेंट हो चुका है तो महिला होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, मतलब ये आपको फाइंड आउट करना है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सर इसके लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो लास्ट क्लास में साथियों मैंने आपको बेस थ्योरम पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाके उस वीडियो को आप देखिए, वो वीडियो आपके काम की है। बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत अच्छे से मैंने वहां पे आपको समझाया। तो पिछली क्लास जो हमारी बेस थ्योरम वाली है उसको आप जरूर देखिए, आपको बहुत हेल्प करने वाली है ना। और साथियों इन क्लासेस की जो PDF है ना, मैं आपको बता दूं कि वो साहनी मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको डेली एक दिन के बाद डाल दिया करता हूँ, एक दिन 2 दिन के बाद डाल देता हूँ। तो आप लोग वो टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स को भी ज्वाइन कर ले,
जहाँ हम लोग सारी इंफॉर्मेशन, क्लासेस की पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट नोट्स, वहाँ पे सारा आपको मिलेगा। तो वहाँ उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना। अब आइए इसके आंसर की तरफ कि सर इसमें हमको जरूरत क्या क्या पड़ने वाला है। तो साथियों इसके अंदर आपको मालूम है कि सर हमको जरूरत पड़ेगा एक तो P1 की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, एक जरूरत पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट E2, एक जरूरत पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट A बाय E1, ठीक है। एक पड़ेगा हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट A बाय E2। ये चार चीजों की जरूरत पड़ेगी, चारों निकालते हैं। P1 का मतलब सेलेक्टेड पर्सन इज मेल, E2 का मतलब सेलेक्टेड पर्सन इज फीमेल। तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने आपको हाईलाइट किया है ना, ये क्या बोल रहा है, पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है। 10 पुरुष है तो 10 ही महिला है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप कहोगे सर 1/2, क्योंकि टोटल 2 है उसमें से आधे पुरुष है आधे महिला है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2। क्या आप मेरी बात समझ गए। तो ये जो ग्रीन कलर का हाईलाइट किया उससे हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। इक्वल नंबर है तो जितने टोटल है उसका आधा पुरुष होंगे आधा महिला होगी, तो 1/2 1/2 इनकी प्रोबेबिलिटी है। अब बात करते हैं इसका। तो इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। मीनिंग का मतलब ये है कि सेलेक्टेड पर्सन जो है ना वो E1 है। E1 मतलब सेलेक्टेड पर्सन इज मेल, मेल है। अब उसके ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी मतलब ग्रे हेयर होने की प्रोबेबिलिटी, यानी सफेद बाल होने की प्रायिकता। तो पुरुष के सफेद बाल होने की प्रायिकता, तो देख पा रहे हैं आप पुरुष के सर सफेद बाल होने की प्रायिकता 5% है, 5% है, तो आंसर हो जाएगा 5/100। इसी तरह से PA/A2 का क्या मतलब है, सेलेक्टेड पर्सन इज फीमेल और उसके ग्रे हेयर होने की प्रोबेबिलिटी पूछा है। फीमेल के ग्रे हेयर होने की प्रोबेबिलिटी, तो फीमेल के ग्रे हेयर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 0.25%। तो 0.25% आप लिख दीजिए कि 0.25 और परसेंट तो अपॉन में 100। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जी सर एकदम ठीक है। अब आप लिख दिए बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम। तो साथियों बेस थ्योरम से क्या हो जाएगा ये कि सर आपको निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। तो बेस थ्योरम में मैंने आपको फॉर्मूला बहुत सिंपल तरीके से याद करना बताया था कि आप इसका उल्टा लिख दीजिए ऊपर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। फिर उसके बाद E2 नीचे लिखा है तो मल्टीप्लाई भी कर दीजिए आप E2 से। फिर यहाँ पे एक से लेके सारे जितने भी इवेंट है ना सबको इसी ऑर्डर में इसी तरह से लिखिए। तो आप E1 से स्टार्ट करेंगे, P1 PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। इसके अलावा कोई इवेंट है नहीं तो हमने सारे लिख दिए। अब इन सबकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। जब सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, PE1 E2 कितना है 1/2, PE/E2 कितना है कि सर ये है 0.25/100 अपॉन इसकी प्रोबेबिलिटी की सर 1/2 इंटू 5/100 प्लस 1/2 इंटू 0.25/100। अब आप आराम से कहेंगे कि सर देखिए नीचे से है ना 2 इंटू 100 नीचे से कॉमन है, ऊपर वाले 2 इंटू 100 से कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा 0.25 अपॉन नीचे सर यहाँ बचेगा 5 प्लस 0.25। और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 0.25 अपॉन 5.25। और देखिए दो डिजिट के बाद ऊपर भी पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद नीचे भी पॉइंट है, तो दोनों के 2 डिजिट कैंसिल हो गए। तो क्या आया फाइनली, अब मैं उसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है, इधर बॉक्स बना के उसमें मैं लिख देता हूँ इसका आंसर। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ से, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, देखिए इधर ये हो जाएगा हमारा जो आंसर है वो आंसर आ जाएगा, पॉइंट तो कैंसिल हो गए, 25/525। और इसको आप 25 से काट दीजिए तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 25 से कम 25। आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो यही होना चाहिए ना, 1/21। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा आप, कहीं गड़बड़ तो नहीं है ना। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2 बचा, 25 से कम 25, हाँ ठीक है 1/21। तो आपका आंसर कितना आ गया 1/21। तो आई थिंक आपको थर्ड क्वेश्चन भी बहुत आराम से समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आइए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है ना साथियों, ये एक्चुअल में बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन है। और बर्नौली ट्रायल जो है ना एनसीईआरटी से हटा दिया है, पहले पुरानी एनसीईआरटी में हुआ करता था। फिर भी अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है,
इसका मतलब एग्जाम में आ सकता है, और आएगा तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट गलत करेंगे, क्योंकि बर्नौली ट्रायल एक्चुअल में है नहीं तो पढ़ाते नहीं है टीचर्स, सिलेबस से हटा दिया है। तो चलिए मैं इसको करके बताता हूँ आपको कि कैसे करना है। सपोज दैट 90% ऑफ पीपल आर राइट हैंडेड। कह रहा है कि मान लीजिए कि 90% लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट सिक्स ऑफ ए रैंडम सैंपल स्पेस। नहीं, ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया मुझे लगता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, है ना। हिंदी वाले को पढ़ो। काम करने वाले हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि 10 लोगों में से, हाँ यहाँ से लिखा है आउट ऑफ 10, है ना। तो 10 लोगों में से यादृच्छिक चुने गए अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हैं। तो इसमें हिंदी मीडियम में सही लिखा है क्वेश्चन। अब देखिए कितने लोगों में से आपको सेलेक्ट करना है, पहले तो वो लिखना होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि उसमें नंबर्स फिक्स रहे। जो हमारे जो सॉरी बर्नौली ट्रायल्स है ना, उसको कैसे ट्रायल को बर्नौली ट्रायल करेंगे कि सर उसमें एक तो नंबर फिक्स होगा, दूसरा दो ही पॉसिबिलिटीज है, सक्सेस की या फेलियर की। तो नंबर फिक्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होंगे, या नंबर ऑफ आप कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंट फिक्स होंगे। उसके अलावा आपको दो ही पॉसिबिलिटीज केवल मिलेगी, एक तो सक्सेस और एक को नाम देते हैं हम फेलियर। जैसा कि आप देख पा रहे हो 10 लोगों में से आपको 6 लोगों को सेलेक्ट करना है, यही बोला है इसने, 6 से अधिक 10 लोगों के बारे में एक्सपेरिमेंट करना है। तो ये हो गया आपका एन की वैल्यू 10 पीपल। अच्छा अधिक से अधिक 6 लोग, अच्छा 90%। अच्छा क्या बात बोला इसने, अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से काम करने की प्रायिकता। तो भाई राइट हैंड काम करने वाले लोग जो है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो राइट हैंड काम करने वाले लोग कितने हैं? 90%। इसको मान लीजिए आप सक्सेस। तो सक्सेस को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं पी से। तो 90% लोग राइट हैंडेड है, तो 90/100, 90/100 का मतलब 9/10। इतने लोग तो ऐसे हैं जो राइट हैंड से काम करते हैं। तो फेलियर क्यू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सर 1 में से p को माइनस कर देंगे, तो 1 - 9/10 का मतलब 1/10। 1/10 लोग ऐसे हैं जो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं। एन पी ये आ गया। ज्यादा से ज्यादा 6 लोग दाहिने हाथ से काम करने की प्रायिकता आपसे पूछा गया, तो r ग्रेटर इक्वल टू 6। इस बात की आपसे प्रोबेबिलिटी नहीं, अधिक से अधिक 6। अधिक से अधिक 6 का मतलब होता है 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, एटमोस्ट 6 बोला है, अधिकतम 6। यहाँ पे देखिए एटमोस्ट 6 बोला है। अधिकतम 6 का क्या मतलब होता है? अधिकतम 6 का मतलब हो गया 6 या 6 से कम। तो यहाँ पर जो आपको लिखना है ना, वो ये नहीं लिखना, आपको निकालना है कि अधिकतम 6 लोग राइट हैंड से काम करते हैं, मतलब 6 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी अधिकतम 6, यानी कि हम ये कह सकते हैं आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6। और लेस देन इक्वल टू 6 अगर है, तो आप सोचिए आप इसको क्या कर सकते हैं कि सर इसको हम लिख सकते हैं probability of r equal to 0 plus probability of r equal to 1 plus probability of r equal to 2 plus probability of r equal to 3 plus probability of r equal to 4 plus probability of r equal to 5 plus, ठीक है, प्लस probability of r equal to 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू, बस 6 तक ही है ना, तो ये 6। अब साथियों ये इतनी सारी वैल्यू निकालो, या आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ कि सर टोटल प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 1 होगी, और मुझे 10 लोगों में से सेलेक्ट करना है। तो मुझे एक बात बताओ, 0 से लेकर टोटल 10 लोगों का जो सम है ना वो होगा 1। 10 लोगों का सम होगा 1। 0 से 10 तक का सम कितना होगा? 1। पर आपसे 6 तक का मान पूछ रहा है, तो या तो आप ये 7 वैल्यू निकालो, या जो बचे हुए उसको 1 में से माइनस कर दो। आपको सर बचे हुए को 1 में से माइनस कर दो, उसमें 4 ही वैल्यू निकालनी होगी, और वो ज्यादा इजी है। और ऐसे आपको 7 वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपने क्या किया कि टोटल 1 में से है ना रिमेनिंग को माइनस कर दिया। रिमेनिंग क्या बचा सर? r इक्वल टू 7 बच गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 8 बच गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 9 बच गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 10 बच गया। इसको आपने माइनस करना है, और इसको माइनस करना है तो अब आप फिर दिमाग लगाओगे, आप कहोगे सर ये इतनी वैल्यू भी कौन निकाले, सिग्मा में लिख दीजिए। योग को तो अपन सम को तो सिग्मा में लिख सकते हैं। तो लोग क्या करेंगे, इसको सिग्मा की तरह से, सिग्मा से क्वेश्चन को खत्म करेंगे। सर एक काम करिए, 1 माइनस ये पूरे सम को मैं एक साथ सिग्मा में लिख रहा हूँ। सिग्मा में क्या लिखूंगा मैं? सिग्मा और
आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करवानी है मुझे, 7 से लेकर 10 तक, 7 to 10। समझ गया बात, क्या सर आर की वैल्यू 7 से 10 तक। और अब मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, तो मेरे भाई पी आर की जो फॉर्मूला होगा ना, पी आर इक्वल टू एक्स लिख दो या आर ही लिख दो, सर आर ही लिखो ना आप तो, का जो फॉर्मूला होगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इवेंट की फॉर्मूला होगा, इसमें वो आता है एन सी आर। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, और ये आर है उसमें से कितने एक्सपेरिमेंट की आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, और सक्सेस की पावर आएगा दोनों का डिफरेंस, मतलब एन माइनस आर, और फेलियर की पावर आता है आर। तो यहां से अगर मैं इसको पूरे को कंबाइंड लिखना चाह रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा कि सर टोटल मेरे को 10 एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो 10 सी आर। फिर पी, पी कितना है हमारे पास, सक्सेस कितना दिया हुआ है, 9/10, सर 9/10, तो 9/10 की पावर दोनों का डिफरेंस, मतलब 10 माइनस आर, और फेलियर है 1/10, 1/10 की पावर क्या होगा, आर। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी आएगा फाइनली, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, थोड़ा स्पेशली आने की संभावना तो नहीं है, क्योंकि टॉपिक नहीं है, तो हो सकता ना आए, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि बोर्ड इसके लिए बाउंडेड है कि क्वेश्चन को ना दे, दे सकता है ये क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर है। अब आपको इसको 7 की वैल्यू अलग अलग पुट करोगे तो सबकी वैल्यू आएगी, 7, 8, 9, 10, तो इन सबकी वैल्यू आएगी। आप चाहे तो आप सीधे ये भी कर सकते हैं कि सर हमने ये नहीं लिखा, हमने तो इसी को सॉल्व कर लिया कि सर इसको सॉल्व कर लिया, सिग्मा टोटल ये पूरे को मैंने सॉल्व कर लिया कि सिग्मा, और आर कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेकर 6 तक, और यहाँ लिख दिया हमने 10 CR, और सक्सेस की पावर 9/10 की पावर दोनों का डिफरेंस, मतलब 10 माइनस आर, और फेलियर की पावर यानी 1/10 की पावर आर। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, और ये भी करेक्ट है एकदम, है ना, इन दोनों से सॉल्व करने पर आंसर सेम ही आएगा। तो ये भी आपका एकदम सही आंसर। आइए बढ़ते हैं साथियों पांचवें क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए सर। पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ ए लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक लीप ईयर को सेलेक्ट किया गया, व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन्स 53 ट्यूसडे। एक लीप वर्ष को यादृच्छिक चुना गया हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उस वर्ष में 53 मंगलवार होंगे, 53 ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर में क्या होगा कि सर लीप ईयर के अंदर टोटल 366 डेज होते हैं, 366 डेज। और आपको ये बात मालूम है कि एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करने पर मेरे भाई जो 366 डेज है ना, इसमें हो जाएंगे टोटल 52 वीक, टोटल 250 वीक्स, प्लस 2 दिन और एक्स्ट्रा आएंगे, 2 डेज एक्स्ट्रा आने वाले हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। यहाँ सर ये 2 दिन एक्स्ट्रा आ गए। अब इस पूरी बात का मतलब ये हुआ कि सर 52 वीक होने का मतलब, 52 सप्ताह होने का मतलब ये हुआ, सारे दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सारे के सारे दिन 52 बार तो आ चुके हैं। समझ रहे हैं आप बात, 52 वीक का मतलब सारे दिन 52 बार तो आ चुके हैं। 53वां मंगलवार निकालना है, तो जो 53वां दिन होगा ना, कोई भी दिन, वो जो 53वां दिन है साथियों, वो इसकी वजह से होगा। इस 2 दिन जो एक्स्ट्रा है ना, ये क्या है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब हमको जब पूरी चीजें सोचनी है ना, वो इस 2 दिन एक्स्ट्रा के बारे में सोचना है, क्योंकि हमको 53 मंगलवार निकालना है, तो 53वां दिन कौन सा होगा, वही 2 दिन डिसाइड करेगा। तो पहले बनाते हैं सर सैंपल स्पेस, कि एक्चुअल में ये 2 दिन क्या हो सकते हैं। तो मेरे भाई ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, मैं उसको पूरे को लिख रहा हूँ। तो 2 दिन आपके है ना, ये हो सकता है संडे मंडे हो, बिल्कुल ठीक बात है। ये सर 2 दिन हो सकता है मंडे ट्यूसडे हो, सारी पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूं मैं, मंडे ट्यूसडे हो। ये हो सकता है सर ट्यूसडे वेडनेसडे हो। ये 2 दिन सर हो सकता है कि वेडनेसडे थर्सडे हो। ये 2 दिन हो सकता है कि सर ये थर्सडे फ्राइडे हो। ये 2 दिन आपके फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है। ये 2 दिन आपके सैटरडे और संडे भी हो सकते हैं, सैटरडे और संडे। और अब जानते हैं कि सर इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि अब अगला संडे मंडे आ जाएगा। तो टोटल पॉसिबिलिटीज तो आपने लिख दिया, मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, सर सैंपल स्पेस में 7 एलिमेंट।
अब मुझे किस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए? 53 मंगलवार होने की। देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो साथियों अगर हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो टोटल हमारे पास डेज है 7। इसमें से मंगलवार कितनी बार आ रहा है? तो आप कहोगे सर मंगलवार आ रहा है एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2 बार आ रहा है। यानी 53 मंगलवार होने के 7 में से 2 ही चांस है। तो 7 में से अगर 2 चांस है, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7। और यही आपके साथियों इस सवाल का आंसर था। तो ये आप क्वेश्चन को आंसर आ गया इसका 2/7। अगर यही बात नॉन लीप ईयर के लिए होती, तो नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं, यानी 52 सप्ताह, और एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। एक दिन एक्स्ट्रा मिलता तो 53 दिन होने के लिए एक दिन क्या क्या हो सकता था? संडे से लेके आप सारे सैटरडे तक डे लिखते तो टोटल 7, और उसमें से ट्यूसडे सिर्फ एक बार आता तो प्रोबेबिलिटी हो जाती 1/7, अगर ये क्वेश्चन नॉन लीप ईयर के लिए होता। पर हमसे लीप ईयर का पूछा था तो आंसर कितना आएगा? 2/7 आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है, सपोज वी हैव फोर बॉक्सेस ए बी सी डी कंटेनिंग कलर्ड मार्बल एज गिवन बिलो। कलर मार्बल दिया हुआ है, बॉक्स है आपके पास टोटल 4 ए बी सी डी, मार्बल के कलर दिए हुए रेड व्हाइट ब्लैक, और इनके नंबर लिखे हुए कि रेड बॉक्स ए में रेड कलर का 1 मार्बल है, व्हाइट कलर का 6 मार्बल है, ब्लैक कलर का 3 मार्बल है। बॉक्स बी में रेड कलर के 6 मार्कर है, सॉरी मार्बल है, और व्हाइट कलर के 2, ब्लैक कलर के 2। सी बॉक्स के अंदर 8 रेड मार्बल है, एक व्हाइट मार्बल है, एक ब्लैक मार्बल है। डी बॉक्स में मार्बल रेड कलर का कोई भी नहीं है, व्हाइट 6 है और ब्लैक 4 है। ठीक है, ये पूरा बॉक्स में दिया हुआ है जिसको हमने पढ़ लिया। अब कह रहा वन ऑफ द बॉक्स हैज बीन सेलेक्टेड एट रैंडम, किसी एक बॉक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं चारों में से, समझ गए बात? एंड ए सिंगल मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, और एक सिंगल मार्बल का पीस हम लोग निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 4 बॉक्सेस थे, उसमें से एक बॉक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और एक सिंगल मार्बल को इसमें से निकाल रहे हैं। इफ द मार्बल इज रेड, हाँ तो ये इवेंट गिवन है कि जो आपने मार्बल निकाला है वो तो इसने बोल दिया कि वो मार्बल आपका रेड है, तो ये इवेंट गिवन है। समझ रहे हैं आप बात कि हाँ सर ये काम की बात हमको मिल गई कि ये इवेंट गिवन है। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम ए बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी। तो अब मुझे एक बात बताओ कि सर ये 4 इवेंट है, इनमें से पहले तो कोई एक सेलेक्ट करना है, और एक इवेंट है कि मार्बल रेड दिया हुआ है, 2 से ज्यादा इवेंट है और कंडीशन की बात कर रहा है। अगर ये मार्बल निकाला हमने वो रेड है, तो उसके बॉक्स ए से होने की प्रोबेबिलिटी, बी से होने की प्रोबेबिलिटी, सी से होने की प्रोबेबिलिटी। आप समझ गए कि सर क्वेश्चन वाला बेस थ्योरम की बात कर रहा है, क्योंकि मोर देन 2 इवेंट्स है और कंडीशन लगा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर बेस थ्योरम से करना है, तो 1 2 3 क्वेश्चन है इसमें। एक क्वेश्चन मैं करता हूं, 2 क्वेश्चन आप खुद करिएगा। तो कौन सा करना है? चलिए कोई भी एक कर लेते हैं कि सर आप बी बॉक्स वाला कर लीजिए। तो मैं इसके क्वेश्चन को मैं करूंगा, बाकी आप करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं अपन। इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन तो हमको समझ में आ गया कि सर क्वेश्चन तो आ गया है, अब आप तो इसको सॉल्व करिए। आइए, तो बाबू ये क्वेश्चन जो कह रहा है उसको बड़े ध्यान से हमको लिखना है कि सर पहले तो जो इवेंट हो चुका है ना वो लिख दीजिए आप। तो कौन सा इवेंट हो चुका है? कि सर वो इवेंट हो चुका है कि बॉल जो है ना वो रेड कलर की, मार्बल रेड कलर का, सॉरी। तो उसको कुछ नाम दे दीजिए आप, ए इवेंट है ना। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सर लेट ए बी द इवेंट, ए एक इवेंट है या ई मान लो, कुछ भी मान लो। तो सेलेक्टेड मार्बल या ड्रॉन मार्बल लिख दीजिए, ज्यादा बेटर है। ड्रॉन मार्बल इज रेड, रेड कलर का मार्बल निकाला है। अब बाकी इवेंट को आप क्या नाम देंगे? कि सर एबीसीडी नाम देने वाले। एबीसीडी नाम क्या होंगे? क्योंकि बॉक्स में से निकालने, तो बॉक्स के नाम लिख दो। बाकी इवेंट को हमने नाम दे दिया इवन। ड्रॉन मार्बल
मार्बल फ्रॉम बॉक्स ए। इसी तरीके से E2 इवेंट आपका क्या होगा, इसे ड्रॉन मार्बल फ्रॉम बॉक्स बी। E3 इवेंट क्या होगा, इसे ड्रॉन मार्बल फ्रॉम इवेंट सी। E4 इवेंट इसे ड्रॉन मार्बल इज फ्रॉम बॉक्स डी। डी बॉक्स से हमने निकाला है। अब मैं आपको इसका जो है ना बॉक्स बी से निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहा हूँ। ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, आप तुरंत कहोगे कि सर देखिए ए इवेंट तो हो चुका है, उसको नीचे लिख दीजिए, और बी बॉक्स में से होने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब आपको E2 निकालना है। ठीक है कि सर इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब इसके लिए आपको बेस थ्योरम में क्या क्या जरूरत पड़ेगी, सर एक तो P1 की जरूरत पड़ेगा, एक सर हमको जरूरत पड़ना है PE2 का, और क्या जरूरत पड़ेगा सर PE3 का, इसके बाद PE4 का जरूरत पड़ेगा, PE4। चलिए अब लिखते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी। आप मुझे बताओ, चार बॉक्स है, किसी एक बॉक्स को सेलेक्ट करना है, तो चार बॉक्स है और एक बॉक्स को सेलेक्ट करना है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, 1/4 1/4 1/4 लिख दीजिए। सर 1/4 1/4 1/4, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। अब आपको और क्या जरूरत पड़ेगा कि सर, और हमको जरूरत पड़ना है एक तो A/E1 की। ठीक है, दूसरा जरूरत पड़ेगा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 की, तीसरा जरूरत पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 की, और जरूरत पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4 की। देखिए बेस थ्योरम, अगर आपने बेस थ्योरम वाली मेरी क्लास नहीं देखी ना, तो उसको जरूर देखिए। उसको देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब भाई इस पूरे का क्या मतलब है, इवन इवेंट हो चुका है, यानी आपने बॉक्स ए को सेलेक्ट किया है, मार्बल जो निकाला वो किस बॉक्स से निकाला, ए से, और उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा गया। इसके रेड होने, अब यार पता है यहाँ पे आपको ए लिख देना चाहिए, क्योंकि ए आ रहा है ना यहाँ पे, हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। चलिए इसको है ना ई लिख दें, या चलेगा, समझ जाओगे आप, है ना। ड्रॉन मार्बल फ्रॉम बॉक्स ए, तो बॉक्स ए से आपने मार्बल निकाला और उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी। तो बॉक्स ए में कितने मार्बल है टोटल, आप कहेंगे सर 10 मार्बल है, उसमें से रेड तो एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी 1/10। इसी तरीके से PA/E2, तो मतलब आपने E2 इवेंट सेलेक्ट किया है, यानी बॉक्स बी में से रेड मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो बॉक्स बी में साथियों टोटल मार्बल कितने हैं, आप कहेंगे सर 10, उसमें से 6 मार्बल कैसे है रेड, तो 6/10। E3 A/E3, तो E3 इवेंट को आपने सेलेक्ट किया, मतलब ये हो चुका है, यानी कि आपने बॉक्स सी को सेलेक्ट किया है, और बॉक्स सी से रेड मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी। टोटल आप कहेंगे सर 10 है, इसमें से रेड कितने 8, तो 8/10। इसी तरह PA/E4 टोटल मार्बल है सर 10, और इसमें रेड कलर के एक भी नहीं है, यानी आंसर हो गया इसका 0। बस अब क्वेश्चन में कोई दम है नहीं कि सर अब तो बेस थ्योरम लगा दीजिए आप। बेस थ्योरम, तो बेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, फॉर्मूला, सर आपको ये निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, सर इसका फॉर्मूला होगा, इसका उल्टा ऊपर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब इसमें सारी वैल्यू आप पुट कीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना गिवन है 1/4, तो ये हो गया 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, तो सर ये दिया हुआ 6/10, लिख दीजिए 6/10। अब इनके सारे की वैल्यू, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1/4 इंटू 1/10 प्लस 1/4 इंटू 6/10 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, इन दोनों का है, तो कितना आएगा 1/4 इंटू 8/10 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 1/4 इंटू 0। तो आप कहोगे सर अब एकदम आराम से आंसर को निकाल दीजिए। अब तो सबको दिख रहा है कि सर 4 × 10 4 × 10 4 × 10 कॉमन आया, ऊपर वाले से कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा अब कि सर ऊपर बचेगा 6, नीचे देखिए ये तो हो गया 0, ऊपर बचा यहाँ पे 8, ये 6, 8 + 6 14, 14 + 1 17 15, सॉरी 8 से 14 15, सर ये 15 है, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल कर लीजिए। तो 3 से जब इसको काटेंगे आप,
तो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 2/5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था 2/5। तो मैंने सिर्फ इसमें एक ही क्वेश्चन किया है, बॉक्स बी वाला। आप ए और सी वाला इसी तरह से करना है। ए और सी वाले में यहाँ पे आ जाएगा E1 अपॉन ए, सी वाले में E3 अपॉन ए। ये आपको फाइंड आउट करना, बस सारी वैल्यू एज इट इज रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, खाली फॉर्मूला चेंज होगा और वैल्यू को पुट करना, उसमें आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 में। अब देखिए, हाँ जी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, शानदार क्वेश्चन है ना, और बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, वाकई अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि सर क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, फिर जो काम काम की चीज है वो जानते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है एज्यूम दैट द चांस ऑफ ए पेशेंट हैविंग ए हार्ट अटैक इज 40%। किसी भी मरीज के, कह रहा है कि मान लीजिए कि किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने के, हार्ट अटैक आने की जो प्रायिकता है वो 40% है। 40% संभावना है कि उसको हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है। It is also assumed that a meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30%। तो योगा और ध्यान, अच्छा ये मान लिया गया है, मान लिया जाता है कि ध्यान और योग विधि दिल के दौरे को 30% कम कर देता है। समझ रहे आप बात? यानी उसको हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी 40% है, लेकिन अगर वो मेडिसिन और मेडिटेशन को, सॉरी, योगा और मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान और योग कर रहा है, तो उससे 30% संभावना है, 30% कम कर सकता है। समझ रहे हैं आप बात? हाँ जी साहब। अब कह रहा है दवाओं द्वारा खतरे को कम कर 25% कम किया जा सकता है। प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ सर्टेन ड्रग्स रिड्यूस इट चेंजेस इट चांसेस बाय 25%। 25% कम कर सकते हैं दवाइयों का यूज करके। अब कह रहा है कि आगे कि एट ए टाइम ए पेशेंट कैन चूजन एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसमें हिंदी मीडियम की जो बुक है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम दिया हुआ है। ये जो लाइन है ना, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये लाइन हिंदी मीडियम की बुक में दी नहीं गई है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। एक समय में एक रोगी समान प्रायिकता, हाँ ये लाइन नहीं दी हुई है, समान प्रायिकता, ये लाइन हिंदी मीडियम की बुक में नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखना। ये समान प्रायिकता बोलना जरूरी था, वो आप अपनी बुक में ऐड कर लीजिएगा करेक्शन। समान प्रायिकता के एक साथ दोनों विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुन सकता है। तो ये अंडरलाइन वाली जो बात है ना, वो हमारे काम की है कि एट ए टाइम ए पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ टू ऑप्शंस विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी। यानी दोनों की, दवाई और ध्यान योग, दोनों के चुनने की जो उसके पास संभावना है ना, वो इक्वल है। या तो एक समय में दवाई मेडिसिन का यूज करेगा, या फिर वो मेडिटेशन और योगा करेगा, या तो मेडिसिन का यूज करेगा या मेडिटेशन और योगा करेगा। दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन करेगा, और साथ में उनकी प्रोबेबिलिटीज भी इक्वल है। ठीक है, चलिए यहां तक की बात सर समझ में आ गई। अब आते हैं आगे। कह रहा है इट इज गिवन दैट after going through one of the two option, the patient selected at the random suffers a heart attack। देखिए ये इवेंट गिवन है, ये इवेंट आपको गिवन है, समझ रहे हैं आप बात? कि इट इज गिवन दैट, साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ टू ऑप्शन द पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम सफर्स ए हार्ट अटैक। मतलब पेशेंट को इन ऑप्शन को चुनने के बाद भी हार्ट अटैक आ गया। मेरी बात को ध्यान से समझिए। 30% तो चांस है कि उसको जो मेडिटेशन और योगा है ना, उसको कम कर देगा। 25% उसको मेडिसिन कम कर देगा, लेकिन इन सब में, दोनों में से किसी एक को चुनने के बाद भी उसको हार्ट अटैक आ गया। दिख रहा है ना, रैंडम सफर्स हार्ट अटैक, साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शन द पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम सफर ए हार्ट अटैक। मतलब ये कह रहा है कि यह दिया गया है कि उपरोक्त विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने के वाले रोगियों में से यादृच्छा चुना गया रोगी दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है। भाई उसको हार्ट अटैक आ जाता है, ये इवेंट गिवन है। तो जो मैंने ये ग्रीन कलर वाला मार्क किया है, ये इवेंट हो चुका है, यानी ये हमारे लिए ए बनने वाला है, या ई मानोगे तो ई बनने वाला है। अच्छा, अब किस बात की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? तो आप कहेंगे सर हमसे जिस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो ये है
कि रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। पूरी कहानी का सार यह है कि किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आने के 40% चांस है कि भाई हार्ट अटैक उसको 40% संभावना आ सकता है। अगर वो मेडिटेशन और योगा करता है 30% कम कर देगा। अगर वो ड्रग्स ले रहा है मतलब दवाइयों का यूज कर रहा है तो 25% कम कर देगा। दोनों में से किसी एक विकल्प का व्यक्ति एक समय में सिलेक्शन करेगा, या तो योग का ध्यान करेगा या मेडिटेशन लेगा, और दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। अच्छा, उसके बाद ये बात दी गई है कि उसके इन दोनों विकल्प में से किसी एक को सेलेक्ट करने के बाद भी हार्ट अटैक आ गया, मतलब पर्सन सफर्स फ्रॉम हार्ट अटैक। समझ रहे आप बात? हाँ जी। अब वो अगर हार्ट अटैक आया तो उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो मेडिटेशन और वो योगा कर रहा था। तो अब क्या कहा गया आपसे? तो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया कि सर ये इसका बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमको एक इवेंट दिया है और एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, कंडीशन दिया हुआ है और एक से ज्यादा इवेंट है, 3 इवेंट है। एक तो उसको हार्ट अटैक आ रहा है, दूसरा वो मेडिटेशन या योगा सेलेक्ट करेगा, या फिर वो तीसरा ऑप्शन वो दवाइयों का यूज करना। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मैं स्लाइड को थोड़ा छोटा कर लेता हूं। चलिए तो हाँ जी भाई, अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो जो इवेंट गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो कौन सा इवेंट गिवन था? पेशेंट को हार्ट अटैक आया है ना। तो लिखते हैं पहले इवेंट ई। लेट इवेंट ए मान लो, ई मान लो, एक ही बात है ना। पेशेंट या पर्सन, पेशेंट ही लिख देते हैं ना। पेशेंट सफर्स फ्रॉम हार्ट अटैक। व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है ना, या हार्ट अटैक हुआ उसको, ये इवेंट गिवन है। ठीक है सर। अब आते हैं बाकी इवेंट में। हाँ जी। एक पर्सन को आप सेलेक्ट कर रहे हैं और वो पर्सन जो है ना किसी एक ऑप्शन को चूज करेगा। तो लिख देते हैं अपन यहाँ पे, पर्सन फॉलोज मेडिटेशन मेडिटेशन एंड योगा। फिर आपसे बोला गया है कि वो ड्रग्स का यूज करता है, दवाइयों का, मतलब पर्सन फॉलोज मेडिसिन या ड्रग्स लिख दो आप, एक ही बात है। मेडिसिन का यूज कर रहा है, ठीक है, दवाइयों का यूज कर रहा है। अब बताइए कि क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि ये इवेंट तो हो चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो इवेंट हो चुका है उसके नीचे लिखना है। इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछा है, मतलब इवन ऊपर, ये आपको फाइंड आउट करना है। और ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी कि सर? एक तो जरूरत पड़ेगा P1 का फॉर्मूला, आप जानते हैं बेस थ्योरम का। Pe2 का जरूरत पड़ने वाला है, और सर जरूरत पड़ेगा हमको Pa/E1 का। फिर जरूरत पड़ेगा P(A/E2 का। आइए अब हम आंसर देने की तरफ बढ़ते हैं। P1 P2 मतलब पर्सन फॉलोज मेडिटेशन एंड योगा, पर्सन फॉलोज मेडिसिन, मतलब आपसे या तो योग विधि करेगा, योग करेगा, या फिर वो दवाई लेगा। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल दी गई है, प्रोबेबिलिटी इक्वल, दोनों विकल्पों का चयन करने की संभावना सेम है। तो अगर दोनों की संभावना सेम है तो दो में से एक को सेलेक्ट करना है, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी। इसकी भी प्रोबेबिलिटी सर 1/2। अब यहाँ आइए और इसको बड़े ध्यान से समझिए। कह रहा है कि इवन इवेंट हो चुका है, मतलब जो पर्सन आपने सेलेक्ट किया वो मेडिटेशन और योगा का यूज कर रहा है। जो व्यक्ति आपने चुना है वो व्यक्ति मेडिटेशन और योगा कर रहा है, ठीक है।
तो ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी मतलब पेशेंट को हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी। तो मुझे एक बात बताओ, हार्ट अटैक आने के चांस कितने, किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आने के कितने चांस है? तो आप कहोगे सर 40% चांस है। तो मेरे भाई 40% तो उसको चांस है कि हार्ट अटैक आ सकता है। आप मेरी बात समझ गए कि हाँ सर 40% तो संभावना है। अगर वो योगा करता है तो 30% वो कम हो जाता है। 40 का 30% कम हो गया, तो 40 का 30% अगर कम हो गया, टोटल संभावना 40% थी, 40 का 30% कम हो गया, तो अभी भी कितना चांस है उसको हार्ट अटैक आना चाहिए? यही तो, इसी बात की तो प्रोबेबिलिटी निकालना है अपन को। इस ए इवेंट का क्या मतलब हुआ कि पेशेंट सफर्स फ्रॉम हार्ट अटैक, उसको हार्ट अटैक आ रहा है, योग और ध्यान करने के बावजूद उसको हार्ट अटैक आ रहा है। तो योग और ध्यान तो 30% कम कर रहा है, लेकिन अभी भी वो 70% के एरिया में है, मैंने उसको 70% चांस है कि वो आ गया। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई? 30% तो योगा करने से कम हो गया, यानी 40 पूरी संभावना थी, उसका 30% कम हो गया, तो यानी 40 का 70% अभी भी उसको चांस है कि अभी भी हार्ट अटैक आएगा। तो ये हमको हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक पेशेंट को हार्ट अटैक आने की 40% कुल संभावना थी, उसका 70% अभी भी उसको आज आया आया, क्योंकि 30% तो कम हो गया मेडिटेशन करने की वजह से। अब आते हैं E2 के बारे में कि सर E2 इवेंट हो गया, यानी वो दवाई ले रहा है फिर भी उसको हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी। तो हार्ट अटैक आने की किसी की भी पेशेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 40%। ड्रग्स यानी कि वो दवाई ले रहा है, तो दवाई उसकी कितना परसेंट कम कर देता है सर? 25% कम कर रहा है। अभी भी उसको क्या संभावना है कि हार्ट अटैक आ सकता है? कि सर 75% आ सकता है हार्ट। तो ये दिया हुआ है। अच्छा, आप अगर ये 40/100 40/100 नहीं भी लिखेंगे ना, तो भी आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि ये तो वैसे भी कट जाएगा। और बाकी वैसे आपको लिखना चाहिए, क्योंकि 40% टोटल पॉसिबिलिटीज है ना। तो ये हमने सारी प्रोबेबिलिटी निकाली। तो आपको बस ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि जो 30% 25% दिया ना, वो नहीं है यूज करना है। इसका कितना परसेंट चांस है, ये तो कम है इतना, तो चांस कितना? अभी भी 70%। 25% कम कर दिया तो अभी भी चांस है 75% का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके है बुक में, इस क्वेश्चन का जरूर आप ध्यान रखना, एग्जाम में आएगा तो। अब लिख देते हैं बेस थ्योरम से, है ना, बाय बेस थ्योरम। हाँ जी, तो बेस थ्योरम से हमको जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है? इसकी। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, E1/A की प्रोबेबिलिटी। आप कहेंगे बेस थ्योरम कहती है इसका उल्टा ऊपर लिखो, A/E1, फिर E1 इंटू में लिखिए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब इन सारे की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए आप। तो E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू इस A/E1 40/100 इंटू 70/100 अपॉन सर 1/2 इंटू 40/100 इंटू 70/100। मैं कैलकुलेशन सारा लास्ट में करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1/2 इंटू 40/100 अपॉन इंटू में 75/100। अब आगे चलते हैं। देखिए 40/100 1/2 और इंटू में 100 ये कॉमन आ गया, यहाँ पे 1/2 40/100 100 कॉमन आ गया, यहाँ भी कॉमन आया तो सारे कट गए। तो देखिए क्या क्या कट गया। तो आपको सर देखिए नीचे वाले ये कॉमन आए, ये कॉमन आया और इससे कट गया, और सर 40 कॉमन आया नीचे से और इस 40 से कट गया। तो बचा क्या आपके पास? आप कहेंगे फट से कि सर बचा हमारे पास, जो नंबर बचा ऊपर तो बच गया सर 70 और नीचे बच गया 70 प्लस 75। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 70/145। और 70/145 को अगर 5 से कैंसिल कर देंगे तो 5 से कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा 14, और ये 5 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 29। आंसर हो जाएगा आपका 14/29। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत शानदार सा क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा कि हाँ सर बढ़िया क्वेश्चन था और ये हो गया आराम से, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में सर। 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको देखिए। कह रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आइदर 0 और 1। कह रहा है यदि दो कोटि के एक सारणिक के सभी अवयव शून्य या एक है, 0 या 1 है, टू ऑर्डर की एक डिटर्मिनेंट है, उसके हर एलिमेंट 0 या 1 है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द
वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। एज्यूम दैट द इंडिविजुअल एंट्रीज ऑफ द डिटर्मिनेंट आर चूजन इंडिपेंडेंटली, एलिमेंट को चूज, जो भी एलिमेंट है ना उसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी है वो इवेंट जो है ना वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ईच वैल्यू बीइंग अज्यूम्ड विथ प्रोबेबिलिटी 1/2, और सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 है, ठीक है। मान लीजिए कि सारणी के प्रत्येक अवयव स्वतंत्र रूप से चुने जा सकते हैं तथा प्रत्येक अवयव के चुने जाने की प्रायिकता 1/2 है। तो मुझे एक बात बताइए, टू ऑर्डर की डिटर्मिनेंट क्या होगी, पहले तो वो लिखिए आप कहेंगे सर दो ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट को जनरली डेल्टा से लिखते हैं, तो मान लीजिए कि डेल्टा मैंने डिटर्मिनेंट लिखा और टू ऑर्डर का है, इसका मतलब इसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे, 2 रो और 2 कॉलम। अब ये जो एलिमेंट है ना सारे, वो एलिमेंट 2 ही नंबर हो सकते हैं, आइदर दे नंबर्स आर 0 और 1, या तो 0 होंगे या फिर 1 होंगे। हाँ सर ठीक बात है, या तो नंबर 0 होंगे या 1 होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है इस डिटर्मिनेंट में, तो हम लिखते हैं सैंपल स्पेस। तो आइए मैं 0 और 1 से टोटल डिटर्मिनेंट आपको बना के बता रहा हूँ। देखिए, तो आप क्या क्या कर सकते हैं कि सर 4 एलिमेंट है, 4 हमारे पास एलिमेंट है डिटर्मिनेंट में और मुझे 0 और 1 से बनाना है, तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटीज तो ये है कि मैं ऑल 4 एलिमेंट को 0 कर दूं, सबको 0 कर दूं। दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है कि सर मैं 3 एलिमेंट तो ले लूं 0 और 1 ले लूं 1। हाँ सर ये भी ठीक है। तीसरा मेरे पास पॉसिबिलिटीज है कि 2 0 ले लूं और 1 2 1 ले लूं, तब भी मैं 4 एलिमेंट लिख लूंगा। चौथी पॉसिबिलिटीज ये है कि मैं एक तो ले लूं 0 और 3 ले लूं 1, ठीक है। और पांचवी पॉसिबिलिटीज है कि मैं चारों 1 यूज कर लूं, है ना। तो टोटल 5 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। तो आइए इनका यूज करके मैं डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ। देखिए पहला डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ चारों 0, आप कहोगे 0 0 0 0, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं सर, इसके अलावा कोई डिटर्मिनेंट संभव नहीं है। चार क्या, 4 0 लेके एक ही तो केस बनेगा, एक ही तो बनेगा। अब 3 0 और 1 1 लेके, तो मैंने क्या कहा, चलो 3 0 है ना, ये एलिमेंट मैंने 3 0 ले लिया, 1 1 आ गया। और आप कहोगे सर ऐसे तो और भी होंगे ना जिसमें 3 0 और 1 1 आ जाए, तो मेरे भाई 1 को आप रोटेट करते जाओ आप। सर 0 0 1 0, मैंने यहाँ पे 1 को लिख दिया। अब सर 1 को ऊपर लिख दीजिए, यहाँ लिख दिया, तो बाकी क्या बच गया सर 0। अब मैंने क्या किया मेरे भाई, एक जगह और बच गई कि सर यहाँ 1 नहीं आया, तो यहाँ 1 लिख दीजिए, 0 0 0। अब मेरे हिसाब से कोई जगह बची नहीं, हमने यूं इसको रोटेट कर दिया। तो 3 0 और 1 1 को लेके 4 पॉसिबिलिटीज थी। अब एक बात काम करते हैं, और 2 0 और 2 1 को लेके बनाते हैं। तो चलिए 2 0 और 2 1, आप कहेंगे 2 0 2 1, सर देखिए 2 0 मैंने शुरू में ही ले लिए और 2 1 मैंने यहाँ ले लिए। अब इनको रोटेट करते जाइए, आप चलाते जाइए, तो आप कहेंगे सर देखिए अब मैंने इसको रोटेट किया यूं, तो 1 1 0 0, एक ये आ गया। फिर रोटेट किया मैंने, अब यूं इसको इसको यूं रोटेट किया, तो 1 1 0 0, ये भी ठीक है। फिर रोटेट किया मैंने, आप कहेंगे सर अब ये रोटेट होगा तो 0 0 1 1, सर एक ये पॉसिबिलिटीज हुई। सर और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और क्या पॉसिबिलिटीज होगी कि सर ये डायगोनल में आ जाए, ये हाँ ये भी ठीक है सर, ये भी एक डिटरमिनेंट पॉसिबल है। और कि सर और हो सकता है कि 0 0 डिटरमिनेंट है ना, ये चेंज हो जाए, यहाँ 0 0 आ जाए या 1 1 आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। अब मुझे लगता है सर इसके अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं है। टोटल 6 केस पॉसिबल थे, 1 2 3 4 5 6। और वैसे आपको पता है ना कि सर हम ऐसे इसको ऐसे ही कर लेते, 4C2 4 सीट है, इसमें 2 को सेलेक्ट कर लेंगे, तो 2 0 को अगर हम बैठा देंगे तो बाकी जगह पे 2 1 बैठेगा, और 4C2 6, मतलब 6 पॉसिबिलिटीज आएगी। तो आपको अगर वो पीएनसी आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप इस तरह से बना लीजिए। हमने यहां तक की बात कर ली, अब इसकी बात करते हैं 1 0 और 3 1। तो चलिए 1 0 लिख रहा हूं मैं, 1 0 3 1, तो आप मानते हैं ये 3 1 हो गए। अब 0 को आप रोटेट करते जाइए, सर 1 1 1, यहाँ 0 आ गया, ठीक है। और क्या हो सकता है सर, 1 1 0 1, 0 को रोटेट करते जा रहा हूं मैं, और क्या हो सकता है 1 1 1 0। इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है। 4 1, चारों को 1 लेना है, चारों को 1 लेके तो सिर्फ एक ही केस बनेगा सर, इसके अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये हमारे पास पूरा सैंपल स्पेस, यहाँ ब्रैकेट, तो चारों को 1 ले, ये टोटल एलिमेंट बनेंगे। और ये टोटल कितने होंगे, टोटल 16 होंगे, काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, तो टोटल 16 है हमारे पास। अब अगर ये टोटल 16 है तो आपसे कहा गया था कि पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है, धनात्मक मान आने की प्रायिकता। तो मेरे भाई रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो साथियों अगर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की हम बात करेंगे तो टोटल हमारे पास जो डिटर्मिनेंट पॉसिबल थे 0 और 1 को यूज करके 2 × 2 का वो 16। इसमें से पॉजिटिव किसका आंसर आ रहा था? आपको कहीं तो जीरो हो गया सर, पॉजिटिव चाहिए मतलब ग्रेटर देन जीरो चाहिए, ये चाहिए हमको। ये भी सर जीरो आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी जीरो आ रहा 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 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सर ये हो सकता है एक, इसका आंसर 1 आ रहा है तो ये हो सकता है। और सर इसका आंसर -1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। और सर इसका आंसर भी -1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर सर 1 आ रहा है, एक ही हो सकता है। और इसका आंसर 1 माइनस, ये 1 माइनस, ये 0 -1 नेगेटिव आ रहा है, ये नहीं होगा। ये 1 -0 सर ये हो सकता है, और ये तो 0 हो गया तो ये भी नहीं होगा। तो कितने आंसर पॉसिबल थे जिनके आंसर पॉजिटिव थे? 16 में से कितने लोग पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं? 1, 2, 2 और ये 3। तो आपका आंसर कितना हो गया? 3/16। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था 3/16। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी आराम से समझ में आ गया कि हाँ सर, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। आइए साथियों 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा यह जा रहा है कि an electric assembly consists of two systems, say A and B. From previous testing procedure, the following probabilities are assumed to be known. ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के दो सहायक निकाय ए और बी है, पूर्ववर्ती निरीक्षण निम्न प्रायिकताएं ज्ञात है। ए के असफल होने की प्रायिकता है ना, और बी के अकेले असफल होने की प्रायिकता है ना, ये सब दिया हुआ है, अलोन वलोन। तो एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। मैंने कहा चलो ये ए है, दूसरा मैंने कहा कि चलो ये बी है ना, ये बी है। मैं इसको कुछ अलग कलर से कर लेता हूँ। आइए इसको व्हाइट कलर दे देते हैं। ये हमारे पास जो है वो ए है, ये हमारे पास बी है। ये जो साथियों आएगा ना हमारे पास एरिया, ये वाला, ये वाला एरिया, ये एरिया कौन सा होगा? बी अकेले का होगा, बी का, बी अलोन है ना। तो ये बी का अकेले का एरिया है भाई, अलोन, बी के अकेले का एरिया है। ये जो हमारे येलो कलर से हम एरिया बनाने वाले हैं, ये वाला, ये कौन सा होगा कि सर ये ए अलोन का होगा। ये बात आप जानते हैं, ए अलोन। और ये एरिया कौन सा होगा सर? ये जो एरिया आएगा हमारा, सर ये जो एरिया आने वाला है ना, ग्रीन वाला, सर ये ग्रीन वाला जो एरिया है ना, वो आएगा सर दोनों का, बोथ ए एंड बी। तो ये एरिया है बोथ ए एंड बी का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि हाँ सर ये दिया हुआ है। अब पढ़िए क्वेश्चन में। क्वेश्चन वाला कह रहा है ए फेल्स 0.2 है इसकी प्रोबेबिलिटी, बी फेल्स अलोन, बी फेल्स अलोन का मतलब इस एरिया की बात कर रहा है वो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.15 है। बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फेल्स 0.15, इस एरिया की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है 0.15। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज, तो आपको ये सब आपको फाइंड आउट करना है। देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है? ए के असफल होने की प्रायिकता, बी के अकेले असफल होने की प्रायिकता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे लिखना चाहिए था बी के अकेले असफल होने की प्रायिकता। और क्या लिखा हुआ है? कि ए और बी दोनों के असफल होने की प्रायिकता। अब आपको निम्न प्रायिकता निकालनी है, ए के असफल होने की प्रायिकता और बी के असफल होने की। बी असफल हो चुका है, तो मुझे एक बात बताइए। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बी, ए के फेल्स होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ए फेल्स, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर? 0.2। बी अलोन फेल्स, तो मैं एक काम करता हूँ ना, बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, बी फेल्स। तो मुझे बताइए बी फेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप कहेंगे बी फेल्स की प्रोबेबिलिटी में सर ये पूरा एरिया आएगा, ये पूरा,
ये पूरा एरिया आने वाला है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ से बी फेल्स में पूरा एरिया आएगा, और अगर ये पूरा एरिया आएगा तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सर आपको लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स अलोन, अकेले फेल होने की प्रायिकता, अलोन, प्लस ए और बी दोनों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोथ फेल्स, फिर ये आएगा। ठीक बात है। अब आप इनकी वैल्यू लिखो, तो बी के अकेले असफल होने की प्रायिकता कितनी है? बी के अकेले फेल होने की प्रायिकता 0.15, और दोनों के एक साथ फेल होने की प्रायिकता वो भी सर 0.15। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना होगा? 0.30। यहां तक बात समझ में आई? अब आप आ जाइए अपने क्वेश्चन में कि सर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोला गया है, वो देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन साथियों ये कह रहा है कि, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है ए फेल्स, और आपको पता है कि बी फेल हो चुका है, बी फेल्स, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो आप कहोगे सर ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, मतलब ए फेल्स एंड बी फेल्स अपॉन बी फेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स। हाँ सर यही आएगा, और अगर यही आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रही है सर? 0.15, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी, सर 0.30 है, और जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आइए बात करते हैं इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए के अकेले असफल होने की प्रायिकता। तो अगर ए के अकेले असफल होने की प्रायिकता पूछ रहा है, इसका मतलब जानते हैं क्या पूछ रहा है? वो इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ए के अकेले असफल होने की प्रायिकता का मतलब ये वो इलाका जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन वाला बात कर रहा है, ये पिंक कलर वाला। तो आप क्या करोगे कि सर ये टोटल जो है ना वो ए का एरिया है, टोटल में से बोथ वाले को माइनस कर दो, बस क्वेश्चन खत्म। सर हमने तो क्या किया कि सेकंड क्वेश्चन में P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स अलोन, ए फेल्स अलोन के लिए क्या करेंगे, इसे टोटल ए की प्रोबेबिलिटी में से, टोटल ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.2, 0.2 में से माइनस करेंगे बोथ ए एंड बी के फेल होने को। तो बोथ ए एंड बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर? ये दिया हुआ 0.15, तो यहाँ पे लिख देंगे -0.15। तो 0.20 में से 0.15 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0.05। तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, एक ये आंसर है, एक ये आंसर। तो दोनों क्वेश्चन के आपके आंसर बहुत आराम से बन गए। अब आइए साथियों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है इसको भी जान लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन, वो देखिए। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, एक बैग थैला जो फर्स्ट है ना उसमें तीन, थैला जो फर्स्ट है ना इसमें 3 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। ठीक है, फिर कह रहा है एंड बैग 2 कंटेन्स 4 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, एक बैग 2 है जिसमें 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं। यहां तक की बात समझ में आई कि सर दो थैले हैं, दो थैले हैं, एक थैले के अंदर लाल और काली गेंदें हैं, दूसरे में भी लाल और काली गेंदें हैं। अब क्या बोल रहा है कि वन वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। कर क्या रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा। जो काम कर रहे हैं वो बड़ा काम का पॉइंट है कि सर हम पता है क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। एक बॉल को, में क्या बोला जा रहा है, एक गेंद को थैले 1 से थैले 2 में स्थानांतरित किया जाता है। एक बॉल को दूसरे थैले में डाल रहे हैं। समझ गए बात कि हाँ सर ये काम कर रहे हैं, ये हमारे काम का पॉइंट है, इसको हम ध्यान रखेंगे। अब आइए आगे। देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2, और उसके बाद आप एक बॉल को सेकंड बैग से निकाल रहे हो। द ड्रॉन बॉल इज फाउंड टू बी रेड, ये इवेंट हो चुका है। फिर हमारे को एक काम का हाईलाइट करने वाला पॉइंट मिल गया सर, हाईलाइट करने वाला पॉइंट मिला कि द ड्रॉन बॉल इज टू बी फाउंड रेड, यानी कि जो नई गेंद निकाली गई है ना अपने दूसरे थैले में से, निकाली गई गेंद के लाल रंग की है, यानी ये इवेंट हो चुका है। अब ये कह रहा है कि तो आप इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक।
तो काली गेंद के स्थानांतरित होने की प्रायिकता आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई आप क्वेश्चन को समझ गए कि तो सर बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। दो थैले हैं, एक थैले में से गेंद को दूसरे थैले में स्थानांतरित कर रहे हैं और उसके बाद दूसरे थैले से एक गेंद निकाल रहे हैं जो कि लाल रंग की है। रेड बोला है ना? हाँ जी, रेड बोला है, लाल रंग की है। तो स्थानांतरित की गई गेंद के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा है। आइए इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाता हूँ कि एक्चुअल में कर क्या रहा है। मान लीजिए कि आपके पास ये एक थैला है ना? ये मान लीजिए आपके पास ये कोई थैला है और इस थैले के अंदर है ना साथियों आपके पास बॉल है। ये बैग वन है। थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। चलिए इस कहानी को समझते हैं थोड़ा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमको समझने में इजी रहेगा। ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम रफ कर लेते हैं। चलिए अब अपन आते हैं क्वेश्चन के अंदर और इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डायग्राम से जरा हमको समझाइए कि एक्चुअल में इसका क्या मीनिंग है। तो साथियों मीनिंग ये है कि ये आपके पास मान लीजिए बैग वन है। ये आपके पास मान लीजिए कि बैग वन है ना, बैग फर्स्ट। फर्स्ट बैग आपके पास दिया हुआ है और इस फर्स्ट बैग में क्या क्या कंडीशन है? 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। 3 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। अब आप इसमें से बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं बैग टू में। तो मेरे भाई एक बात मुझे बताओ, जब आप एक बॉल को ट्रांसफर करोगे बैग टू के अंदर, तो क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि सर जो बैग टू में ट्रांसफर करेंगे वो बॉल तो हमको पता नहीं है, हो सकता है वो रेड हो सकता है ब्लैक हो। यानी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है। दो पॉसिबिलिटीज क्या है? अच्छा बैग टू को भी मैं लिख देता हूँ ना ताकि आपको ध्यान रहे कि बैग टू में क्या कंडीशन है। तो देखिए बैग टू ये रहा आपके पास। अब बैग टू में कितनी बॉल है वो देखिए, 5। 4 रेड बॉल, 4 तो इसमें रेड बॉल है और 5 इसमें ब्लैक बॉल है। यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं कि सर हाँ सब कुछ ठीक है एकदम। अब आप इसमें से बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप जब बॉल ट्रांसफर करेंगे उस पर दो कंडीशन है कि सर ट्रांसफर बॉल एक ही कर रहे हैं, वो हो सकता है कि रेड बॉल हो सकता है कि ब्लैक बॉल हो। और किस में ट्रांसफर कर रहे हैं इस बॉल को? इसे इस बॉल को ट्रांसफर कर रहे हैं सेकंड बैग में। अब मुझे एक बात बताइए, आपने एक बॉल जब सेकंड बैग में मतलब इसमें ट्रांसफर करी तो पहले से इसमें बॉल कितनी थी? रेड 4। एक बॉल आपने इसमें डाल दी तो अब इसमें रेड बॉल हो कितनी गई? आप कहेंगे सर अब इसमें रेड बॉल जो हो गई ना सेकंड बैग में, इस सेकंड बैग को अपन यहाँ लिख रहे हैं। तो इसमें बैग में जो बॉल हो गई है वो हो गई, अब आपके पास हो गई 5 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल तो थी ही आपके पास पहले से। ये आपका बैग टू बना कब? बॉल ट्रांसफर करने के बाद। या फिर क्या हो सकता है कि सर अगर आपने ब्लैक बॉल डाली इसमें, तो अगर आपने इसके बैग टू में ब्लैक बॉल डाला है तो ब्लैक बॉल डालने के कारण क्या हुआ? 4 तो रेड रहेगी, ब्लैक एक बढ़ के हो गया 6 क्योंकि 5 ब्लैक बॉल पहले से था। ये बन गया आपके पास बैग टू। अब आपको इसमें से बॉल निकालनी है और वो बॉल गिवन है रेड है। आपने इसमें से जो बॉल निकाली है वो रेड है, ये बात पता है। या तो इसमें से या इसमें से किसी में से भी निकालोगे आप, सेकंड बैग से निकालना वो रेड है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी की जो ट्रांसफर की गई बॉल है ना वो साथियों ब्लैक है। तो आपको समझ में आ गया कि सर बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो जो इवेंट हो चुका है ना उसको आप मान लीजिए ए इवेंट। ए इवेंट किसको मानेंगे? सर ड्रॉन बॉल इज फाउंड टू बी रेड, मतलब वो रेड कलर की है, ये हमको मालूम है। लिख देते हैं ड्रॉन बॉल फ्रॉम बैग टू में से निकाल रहे हैं बॉल, बैग टू इज रेड और वो कैसी है? रेड कलर की है। ठीक है, अब बाकी इवेंट क्या होगा कि सर जो आपने बॉल ट्रांसफर करी है ना वो फर्स्ट बैग से करी है, वो या तो रेड होगी या ब्लैक होगी। ट्रांसफर्ड बॉल फ्रॉम बैग 1 to 2 इज
रेड, या तो वो रेड होगी, यहाँ से बिल्कुल ठीक बात है, या तो वो रेड होगी, या इसी बात को हम थोड़ा सा जैसे भी मैं इसको बता देता हूँ आपको। कॉपी कर लेते हैं इसी को। हाँ जी, तो ट्रांसफर्ड बॉल फ्रॉम बैग 1 to 2 इज रेड की जगह अब लिख देते हैं अपन इसको ब्लैक, या तो वो ब्लैक होगी। तो मेरे भाई आप मेरी बात समझ गए कि सर ये दो इवेंट है। अब आपको किस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? तो आप कहेंगे कि सर हमको ये बात तो पता है कि ए इवेंट हो चुका है, मैंने रेड बॉल है, ट्रांसफर्ड बॉल के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक कौन सा है? E2 इवेंट, तो मतलब हमको E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो अब आपको इसके लिए बेस थ्योरम में जाना पड़ेगा, और बेस थ्योरम से आपको क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो देखना पड़ेगा। आइए उसको भी देख लेते हैं। आइए, तो इसके लिए हमको जरूरत क्या पड़ना है कि सर एक तो जरूरत पड़ेगा आपको P1 की, ठीक है, एक जरूरत पड़ेगा सर Pe2 की, एक जरूरत पड़ेगा सर आपको PA/E1 का, एक जरूरत पड़ेगा आपको PA/E2 का। अब लिख दो ये सारी वैल्यू। तो P E1 का मतलब ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, ट्रांसफर बॉल कैसी है? रेड। तो रेड बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी, तो मुझे बताओ बैक टू में टोटल बॉल कितनी थी? कि सर 7 बॉल थी, टोटल बॉल थी 7, उसमें से आपने एक रेड बॉल को ट्रांसफर किया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/7। क्यों? क्योंकि सर 3 रेड बॉल थी, एक आपने ट्रांसफर किया, तो 3C1/7C1, 3/7। अब E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो आप मुझे बताओ ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, तो टोटल बॉल कितनी थी बैग वन में? कि सर 7, और 7 में से ब्लैक बॉल कितनी थी? 4, तो 4/7, इसकी प्रोबेबिलिटी तो आ गई। अब आते हैं E1 इवेंट हो चुका है, E1 इवेंट हो चुका है मतलब आपने रेड बॉल ट्रांसफर किया है, तो अब आप आ गए यहाँ। अब इसमें से भी रेड बॉल निकालना है, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी मतलब रेड। आप इधर से इधर आए हो, अब इसमें से आप एक बॉल निकाल रहे हो, वो रेड है, तो टोटल बॉल कितनी है इसमें? टोटल बॉल तो है 10, इसमें से रेड कितनी है? 5, तो 5/10। अब आ जाओ E2 इवेंट हो चुका है, मतलब आपने जो बॉल ट्रांसफर करी है वो कैसी है? ब्लैक है। तो ब्लैक बॉल अगर आपने ट्रांसफर करी तो ये सिचुएशन बनी। इस सिचुएशन में टोटल बॉल कितनी है? तो आप कहेंगे सर टोटल बॉल तो अभी भी 10 है, पर इसमें से आपको रेड निकालना है। ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी मतलब रेड बॉल, तो रेड है कितनी? 4, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 4/10। अब ये अगर ये हो गया तो अब लिख दो बस, बेस थ्योरम से आपको क्या फाइंड आउट करना था? कि सर E2/A फाइंड आउट करना था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सर इसका उल्टा ऊपर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। सारी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो सर ये होगा 4/7 इंटू 4/10 अपॉन 3/7 इंटू 5/10 प्लस 4/7 इंटू 4/10। अब आप देखिए 7 × 10, 7 × 10 कॉमन आके कट गया। क्या सर इतना हिस्सा तो कॉमन आके कट गया, ये कॉमन आया कट गया। और सर अब कैलकुलेट कर लीजिए आप ऊपर। अब कैलकुलेट करेंगे तो 4 × 4 16, और ये होगा 5×3 = 15, 15 × 16 31, तो आंसर हो गया 16/31। यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने जैसा क्वेश्चन है बेस थ्योरम का। ठीक है, अब आते हैं साथियों हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें आपसे क्या क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। कह रहा है इफ A and B are two events such that PA is not equal to 0 and PB/A equal to 1, then, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? यदि A और B दो ऐसी घटनाएं हैं कि PA 0 नहीं है, PB/A equal to 1, तो आप बताओ ना मुझे कि सर हमको तो PB/A का फॉर्मूला आता है, और वो प्रोबेबिलिटी दे रखी है इसकी 1, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका फॉर्मूला आता है, इसी से शुरू करो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि सर A इंटरसेक्शन B अपॉन PA, और PA 0 दिया हुआ है नहीं क्वेश्चन में, तो बिल्कुल सही है। अब आप इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो आपको होगा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी सेम है, तो ये कब होगा? जब सर ये इवेंट और ये इवेंट भी क्या हो? सेम हो।
इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए के इक्वल। और अगर ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है तो इसका मतलब आप कहोगे ए बी का सबसेट होगा, तभी तो उनके बीच में कॉमन ये आएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर था ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट था। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या कह रहा है, इफ पी ए बाई बी ग्रेटर देन पी ए देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इनमें से सही है, यदि ये इससे बड़ा है तो निम्न में कौन सही है। देखिए तो जो दिया है उसी से स्टार्ट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा अब आपको जो आंसर लाना है इसके उल्टे पूछा है। देखो तीन ऑप्शन में है ना, बी बाय ए पूछा है, इसमें भी बी बाय, इसमें भी बी बाय, और अगर ये नहीं होगा तो फिर ये तो होना ही। एक काम करते हैं कि सर हमको बी बाय ए पूछा है ना, तो मुझे बताओ ना जरा पी बी बाय ए का क्या फॉर्मूला होगा। तीन ऑप्शन में ये आ रहा है तो पहले इसी की वैल्यू निकालते हैं। सर फॉर्मूला होगा इसका दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब मुझे इसके नीचे ये लाना है। अब मुझे जरा बात बताओ, इसका फॉर्मूला जो दिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब मुझे जो है ना यहाँ ए चाहिए ताकि तीन ऑप्शन में आंसर ले पाऊं। तो आपको पता है ना प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता। तो मैंने क्या किया, इस पी ए को इधर लाया, पी बी को उधर भेज दिया, क्योंकि मेरी क्वेश्चन की डिमांड ये थी तो मुझे नीचे पी ए चाहिए था। तो मैंने क्या किया, इसको इधर लाया, इसको उधर भेज दिया। तो क्या बन गया यहाँ से कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ से बिल्कुल ठीक है। और इस इवेंट को मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो क्या आपका आंसर आ गया कि हाँ, हो गया क्वेश्चन खत्म। चलिए आपका आंसर हो गया और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी कि कौन सा आंसर सही है, बी बाय ए ग्रेटर देन पी बी, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलो सी ऑप्शन सही है ना। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 30 नंबर में कह रहा है इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट सच दैट पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी बी इक्वल टू पी ए, देन कह रहा है यदि ए और बी दो ऐसी घटना है कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी बी का मान ये दिया हुआ है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो कह रहा है इनमें से कौन सा सही है। चलिए क्या क्या गिवन है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए एंड मतलब इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए। अब आप तुरंत कहोगे कि सर ये पी ए से पी ए तो काट दो, कैंसिल हो गया। अब ये उधर जाके प्लस का हो गया, तो ये माइनस का उधर जाके प्लस, तो प्लस का हो गया, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में क्या आ गया, पी बी। यहाँ से ये भी बिल्कुल ठीक है, ये तो आ गया। अब आप ऑप्शन में देखो क्या पूछा है, आप ऑप्शन में एक दो तीन आपको बी बाय ए भी पूछ रहा है, ए बाय बी भी पूछ रहा है। दो ऑप्शन में तो बी बाय ए पूछा है, दो ऑप्शन में ए बाय बी पूछा है। पहले किसी एक को चेक करते हैं। तो चलिए मैं पहले पी ए बाय बी को चेक करता हूँ कि क्या ए बाय बी ट्रू है या नहीं है। या एक काम करो ना, क्यों करना चेक, इसको डिवाइड कर दो ना, क्योंकि अपन को वैसे भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इसको डिवाइड किया आपने, तो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1। अब बताओ ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई कि हाँ सर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कौन सा फॉर्मूला है, ए बाय बी का, क्यों, क्योंकि बी इवेंट नीचे हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो आ गया 1। तो पी ए बाय बी कितना आ गया, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों इसी के साथ मैंने आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर के मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दिए हैं। और ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने जैसे क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी पूरे 7 नंबर का चैप्टर है और मैंने पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ा दिया है। आपको अगर किसी और भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप मुझे, मेरा नंबर थंबनेल पर लिखा हुआ है उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको अगली क्लास में सॉल्यूशन उसका बता दूंगा। अब हम जो छोटे छोटे कुछ चैप्टर है ना उनको लेने वाले हैं, और वो छोटे छोटे चैप्टर पूरे एक साथ पढ़ेंगे, मतलब एक क्लास में पूरे को खत्म करेंगे। जैसे अगली जो हमारी क्लास होगी कल संडे को, उसमें हम लोग साथियों पढ़ने वाले आईटीएफ सेकंड चैप्टर। छोटा चैप्टर आपको मालूम है, एक ही क्लास में पूरे चैप्टर को खत्म कर लेंगे, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे मैट्रिक्स, वो भी छोटा चैप्टर है, एक क्लास में खत्म हो जाएगा। डिटर्मिनेंट भी छोटा चैप्टर है, एक क्लास में या दो क्लास में डिटर्मिनेंट को खत्म कर सकते हैं। मतलब आने वाले 4 दिन में हम लोग 3 चैप्टर कम से कम खत्म कर लेंगे आराम से।
तो बने रहिए मेरे साथ, बहुत बढ़िया तरीके से इस समाधान बैच के हेल्प से हम बहुत सारे साथियों को, बहुत सारे 12th क्लास के स्टूडेंट को 75 प्लस से ऊपर नंबर लाने हैं। बने रहना है, पढ़ते रहना है। जैसे ही कोर्स खत्म होगा, कि तुरंत बाद हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ आएंगे कि अब हमको क्या पढ़ना है, कम टाइम में क्या पढ़ा जाए कि अच्छा रिवीजन हो जाए और रिवीजन होने के साथ साथ हमारे नंबर आ पाए। तो उस समय आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सारे का की क्लास भी मैं लाने वाला हूँ। एक बार जैसे सिलेबस खत्म होगा उसके बाद हम लोग उस तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए साथियों, अब मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।